रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी स्टोरीज के साथ साथ आपके सवालों और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, काफ़ी सालों पहले हुई इस घटना का जिक्र करने के बाद आज भी मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। आज भी इस घटना का एक एक पल मुझे इस कदर याद है कि मैं चाहकर भी इसे भूल पाने में सफल नहीं रहा। दोस्तों, इस घटना का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह बात उस समय की है जब मैं घूमने के लिए राजस्थान गया था। उस वक्त गाड़ियों का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन मेरे पास एक जीप हुआ करती थी, जिस कारण मैं अक्सर घूमने के लिए दूसरी सीट में जाता ही रहता था। एक दिन मैं अपने दोस्त राजीव के साथ घूमने गया हुआ था। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त राजीव दोनों राजस्थान के भानगढ़ ज़िले में घूमकर वापस घर के लिए लौट रहे थे। हमने भानगढ़ ज़िले की काफ़ी सारी बातें सुनी थी। दरअसल लोगों की मान्यता है कि उस किले के अंदर आज भी भूत वास करते हैं, लेकिन ये सब बातें उस वक्त झूठ साबित हुई जिस वक्त हम उस किले के करीब घूमकर वापस आए, और हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और जब शाम का समय हुआ तो मैं अपने दोस्त राजीव के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने पुश्तैनी गांव की तरफ रवाना होने लगा। तभी राजीव मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, आज रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता, और वैसे भी हम यहाँ पर घूमने के लिए ही आए हैं। राजीव की बातें मुझे एक पल के लिए भी उस जगह पर रोक नहीं पाई, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था और हम काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन अब हमें यहाँ से वापस निकलते निकलते 7 घंटे का वक्त लगने वाला था, जो कि काफ़ी लंबा और काफ़ी कठिनाइयों से गुजरने वाला सफ़र भी था। हम दोनों दोस्त आपस में यूँ ही बातें करते हुए सफ़र को काट ही रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी आ टपका, और उस आदमी के वहाँ पहुँचते ही मेरी नज़र वहाँ पास ही में बने एक ढाबे पर पड़ी। तो मैंने पाया कि उस जगह पर चाय की काफ़ी अच्छी सुविधा थी, जिस वजह से मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और चाय पीने के लिए अपने दोस्त राजीव के साथ गाड़ी से नीचे उतर गया। बातों ही बातों में उस चाय वाले ने हमें बताया कि भानगढ़ से निकलते वक्त आपको किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दायरे में फैला हुआ यह पूरा हाईवे भूत प्रेतों से बाधित माना जाता है। लोगों के अनुसार इस हाईवे पर कुछ आत्माएं लिफ्ट मांगती हैं और फिर मनुष्य को मौत के घाट उतार देती हैं। सच बताऊं तो मुझे इन चीज़ों में बचपन से ही विश्वास नहीं था। मैं इन सभी चीज़ों को एक ऐसी दृष्टि से देखता था जिसे लोग अंधविश्वास के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन कौन जानता था कि यह मेरा विश्वास बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। खैर, उस ढाबे पर चाय पीने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ वहां से रवाना हुआ। रास्ता काफ़ी सुनसान नज़र आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइटें सड़क के बीचों बीच पड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। उसके अलावा सड़क के ऊपर भी कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ घनघोर अंधेरा फैला हुआ था कि तभी मैंने ज़ोर से गाड़ी का ब्रेक लगाया, और गाड़ी का ब्रेक लगने की वजह से मेरा दोस्त राजीव एकदम से सामने वाले कांच से टकरा गया, क्योंकि सामने की ओर एक बड़ी सी बकरी नज़र आ रही थी जो सड़क के ऊपर से गुजर रही थी। उसी को बचाने के कारण यह सब हुआ था। मुझे आज भी याद है कि उस दिन गाड़ी ड्राइव करते वक्त मेरे पैरों में अचानक से ही सनसनी सी दौड़ गई थी और मेरा शरीर एकदम से कांपने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने शरीर के अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाला समय ज़रूर मेरे लिए खतरे की घंटी होगा, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी को ड्राइव करता रहा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक घाट आया जिसका नाम था विश्व घाट। वह देखने में काफ़ी ज़्यादा बिरहा लग रहा था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा बिखरा हुआ था, मानो इस घाट के अंदर चारों तरफ कोई रहता ही ना हो। और उसी वक्त मेरी नज़रें सामने की तरफ से लिफ्ट मांग रही एक महिला पर पड़ी, जो गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखा रही थी। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, और जब मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो उस औरत ने बताया कि उसे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले एक गाँव के अंदर पहुँचना है।
मैं इस वक्त उन बातों को भूल चुका था जिन बातों के बारे में उस चाय वाले ने बताया था। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस औरत को गाड़ी में बैठने का इशारा करने लगा। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने घर पहुंचना है। इससे पहले कि गाड़ी वहां से आगे बढ़ पाती कि उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे पीछे की तरफ खींचने लगी। मैं ज़ोर से चिल्लाया तो मैंने देखा कि यह मेरा एक छोटा सा ख्वाब था। दरअसल उस वक्त मुझे एक बीमारी थी। मैं जागते जागते भी सपने देख लेता था और इस बार भी मेरे साथ वही हुआ। लेकिन इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैं ज़ोर से चिल्लाया तो मेरा साथी दोस्त राजीव बोल पड़ा, अरे भाई क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? लेकिन मैंने उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी को ड्राइव करता रहा। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने आवाज़ देते हुए कहा, अरे मैडम जी, आपको कहाँ उतरना है, जल्दी बताइए। इस बात पर मुझे मेरा दोस्त राजीव घूरते बोला, अरे भाई तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तू किस मैडम की बात कर रहा है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। राजीव की बातें सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आने लगा। मैं उसे चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल है क्या तू, हमने कुछ देर पहले ही तो एक औरत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। और फिर जब मैं पीछे पलटा तो सच में मेरे शरीर में एक सनसनी से मच गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ अब कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस जगह पर कोई भी औरत नहीं है, क्योंकि लगभग आधे घंटे पहले ही मैंने एक औरत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। इसी बीच मैंने एक बार फिर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और इस बार ब्रेक लगाने का कारण था मेरे शरीर में थकावट का महसूस होना, जिस वजह से मैंने राजीव को ड्राइविंग सीट पर आने का न्योता दिया और राजीव भी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करने लगा। पीछे बैठने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई बार बार मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन मैं उसे देख पाने में बिल्कुल भी कायम नहीं था। और तभी बादलों की गड़गड़ाहट ने बिगड़ते मौसम का संकेत दे दिया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन तूफान के आने का संकेत भी था कि अचानक सामने की ओर से एक कपड़ा हवा में उड़ता हुआ हमारे गाड़ी के कांच पर आ टपका, जिस कारण हमें गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ा। लगातार हम बीच बीच में रुकते जा रहे थे। उस वजह से हमें घर पहुंचने में काफ़ी वक्त भी लगने वाला था। फिर जब मैं उस कपड़े को हटाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो बूंदाबांदी होने लगी थी, यानी कि अब बारिश आने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। धीरे धीरे काफ़ी ज़ोर से बारिश ने विशाल का रूप धारण कर लिया, लेकिन तब तक मैं गाड़ी के सामने वाले कांच के ऊपर से उस कपड़े को हटाकर वापस गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। तभी गाड़ी के सामने से एक औरत गुजरती हुई दिखी और मुझे भी पहचानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि यह वही औरत थी जो कुछ देर पहले मुझे अपनी गाड़ी के अंदर बैठती हुई नजर आई थी। फिर मैं राजीव को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, सामने देख, मैं उसी औरत की बात कर रहा था। फिर जब राजीव ने सामने देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उस औरत के पैरों की छन-छन की आवाज़ के साथ हमारी तरफ ही बढ़ रही थी और अब उसकी परछाई भी मुझे नज़र ही नहीं आई। और मैंने ये काफ़ी जगहों पर सुना था कि असल में एक परछाई ही आत्मा होती है, और आज मैंने देख भी लिया। यह देखकर मैं पूरी तरह से कांप उठा। मैं अपने ठिठुरते हुए शरीर के साथ गाड़ी के अंदर एक कोने में चिपक कर बैठ गया। मैं जानता था कि अगर मैंने यहाँ से एक भी गलत हरकत की तो फिर मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। राजीव भी अब बुरी तरह से कांप रहा था और थोड़ी ही देर के बाद राजीव बेहोश होकर गाड़ी के अंदर ही गिर पड़ा। अब मेरे पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरा एक ही सहारा था और वह भी अब मूर्छित हो चुका था, जिस कारण मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर मैं एकदम से बैठ गया, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था मुझे जल्दी से जल्दी गाड़ी को दौड़ाते हुए इस खौफनाक जगह से बाहर निकलना था। फिर मैंने वही किया। मैंने राजीव को सीट से हटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके जस्ट बाद ही मैंने गाड़ी को फुल स्पीड में कर दिया और गाड़ी फुल स्पीड के साथ उस सुनसान से बड़े हाईवे के ऊपर तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगी। लेकिन जब मैंने गाड़ी के जस्ट साइड वाले कांच में देखा तो मेरी हिम्मत ही टूट गई, क्योंकि मैंने देखा कि वह औरत अपने लंबे कद के साथ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे पीछे भाग रही थी और अब उसका शरीर
पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा घना और भयानक भी दिखाई पड़ रहा था। और इसी बीच सामने की ओर से आने वाली बाइक को बचाने के चक्कर में मैंने एक बार फिर जोरों का ब्रेक लगाया और इसी कारण मेरी गाड़ी का टायर एक लंबी दूरी तक घसीटते रहे। हालांकि उस बाइक वाले की जान बच गई और फिर उस बाइक वाले ने अपनी बाइक रोकी और वह सीधा हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने उस बाइक वाले से माफ़ी मांगी और उसे सारी बात बताई तो उस बाइक वाले ने मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का सुझाव दिया। तब तक राजीव भी होश में आ चुका था। राजीव अब भी काफ़ी बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन बाद में मैंने उस जगह पर रुकना एक पल के लिए भी ठीक नहीं समझा और तुरंत ही उस जगह से निकल गया। और फिर कुछ देर के बाद मैं उस जगह से गाड़ी को भगाता हुआ सीधा एक गांव के अंदर पहुंचा और फिर उस गांव के अंदर मुझे एक बड़ी सी होटल दिखाई देने लगी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस होटल के पास पहुंच गया और उस होटल के पास पहुंचने के बाद मैंने अपने दोस्त राजीव को वहीं पर उतरने का सुझाव दिया और फिर हम दोनों उस होटल के गार्ड के पास पहुंचे और फिर उससे मदद के लिए हम प्रार्थना करने लगे। तब जाकर उसने मुझे बताया कि भानगढ़ जिले के अंदर ऐसी कई आत्मा होती हैं जो इंसान का पीछा करने लगती हैं और उसका मुख्य कारण होता है आपके द्वारा किया जाने वाला मल मूत्र जो आप गलत जगह पर करते हैं, क्योंकि वह आत्माएं अक्सर उसी इंसान का पीछा करती हैं जो उनके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश करता है। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी राजस्थान में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस दिन हम पूरी रात उसी गार्ड के कमरे में बैठे रहे और उसके बाद सुबह होते ही हम हमारे घर लौट गए। लेकिन आज भी इस घटना को याद करने के बाद मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। खैर, भगवान का शुक्र था कि उस दिन हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।